गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट की सभी वीडियो पसंद आई होंगी और आपने देखी भी होंगी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को तैयार कर लिया होगा। फिर भी यदि किसी की कोई प्रॉब्लम है या किसी का कोई डाउट है तो वो मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकता है। और आज हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी केमिकल काइनेटिक्स की? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि ये फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म और स्पीड मींस रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील करती है। अब किसी भी फिजिकल रिएक्शन के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक सबसे पहले है गिव्स पर एनर्जी और दूसरा है स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। अब गिव्स पर एनर्जी पिछले यूनिट में भी आपको बताया था कि जिसको हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में है तो रिएक्शन फिजिबल है, और यदि डेल्टा जी की वैल्यू जो है जीरो है तो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पर है, और यदि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन जो है फिजिबल नहीं है, रिएक्शन विल नॉट अक्कर। और दूसरी यदि स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करें तो कुछ एक रिएक्शन ऐसी हैं जो थर्मोडायनामिकली फिजिबल हैं। थर्मोडायनामिकली फिजिकल का मतलब है कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। डेल्टा जी तो नेगेटिव है परंतु उनकी स्पीड जो है बहुत स्लो है, जिससे कि ऐसी रिएक्शन प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसकी बात डायमंड की बात करें, डायमंड चेंज इनटू ग्रेफाइट, तो डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज होने के लिए जो रिएक्शन हो रही है तो उसकी स्पीड बहुत हाईली स्लो है, बहुत कम है। और हम ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज होने के लिए बिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो इसलिए जो ये रिएक्शन है थर्मोडायनामिकली तो फिजिबल है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, परंतु इसकी स्पीड बहुत स्लो है, जिसे प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है। तो इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बेस्ड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहली जो टाइप्स है वो है वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकंड है वेरी स्लो रिएक्शन और थर्ड है रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड। तो आइए अब एक एक करके इनकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहली टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वेरी फास्ट रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन जैसा कि नाम से पता चलता है ये ऐसी रिएक्शन है जो बहुत फास्ट है। जैसे ही हम रिएक्टेंट को मिक्स करेंगे तो एकदम प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, और इसका जो है ऑल आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। एग्जाम्पल है
HCl react with NaOH and convert it to NaCl plus water। छोटी क्लास में 10वीं में आपने पढ़ा होगा, जब कोई अम्ल क्षार के साथ रिएक्ट करता है तो लवण और जल बनाता है। दूसरा जो इसका एग्जांपल है, जैसे ही हम AgNO3 को NaCl के साथ मिक्स करते हैं तो इमीडिएट बिल्कुल AgCl के प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो वेरी फास्ट रिएक्शन है। और दूसरा जो रिएक्शन है वो है वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनको कंप्लीट होने में बहुत अधिक समय लगता है। बहुत अधिक समय यानी कि ऐसे कह सकते हैं हम मैनी डेज और इवन मंथ्स और इवन ईयर्स, यानी कि ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनको कंप्लीट होने में बहुत दिन भी लग सकते हैं, बहुत महीने मास भी लग सकता है, और के इवन के साल भी उनको कंप्लीट होने में लग सकता है। तो ऐसी रिएक्शन को वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स है रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा कि जब इन्वायरमेंट में वाटर वेपर ज्यादा है तो जल्दी रस्टिंग हो जाती है आयरन की, और जब इन्वायरमेंट ड्राई है, गर्मी के दिन है, जो शुष्क दिन होते हैं, तो वहां रस्टिंग ऑफ आयरन में काफी समय लग जाता है। दूसरा एग्जांपल है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स टू प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए जो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स है, ग्रेप्स को सड़ाते हैं, उसमें जो है काफी समय लगता है। इससे तीसरी जो रिएक्शन है, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि यहां इन दोनों रिएक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिटरमाइंड फॉर वेरी स्लो एंड वेरी फास्ट रिएक्शन। हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो और बहुत फास्ट रिएक्शन के लिए हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। रेट ऑफ रिएक्शन ओनली कैन बी डिटरमाइंड ऑफ रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड। तो जो तीसरी रिएक्शन है, रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड, हम उनका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऐसी रिएक्शन होती है विच आर नाइदर फास्ट और नॉर स्लो। ना तो बहुत ज्यादा फास्ट है और ना बहुत ज्यादा स्लो है, तो मीडियम रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन को कहा जाता है। इसका पहला एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर केन। जब शुगर केन का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं C12H22O11, तो जो शुगर केन हाइड्रोलाइसिस में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज हो जाता है। अभी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज जो इसमें है हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट जिसका एग्जांपल है मॉडरेट जो रिएक्शन है उनका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। जब हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये एक एस्टर है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया गया तो एसिटिक एसिड CH3COOH और C2H5OH हमें प्राप्त होता है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 एंड H2 गैसेस। अगर हम N2 और H2 से अमोनिया प्राप्त करते हैं तो वो भी एक मॉडरेट रिएक्शन है। N2 प्लस 3H2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये जो है मॉडरेट रिएक्शंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट है रीजन फॉर डिफरेंस इन रेट्स, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन है, इनका जो रेट होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का, वो डिफरेंट क्यों है। आप सभी को पता है कि रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स में तो डिफरेंट रिएक्शंस रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ
एनर्जी फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड डिफरेंट एनर्जी आर इवोल्व्ड। इनके अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और जब वो अलग अलग बॉन्ड तोड़ेंगे तो उनसे जो नया बॉन्ड फॉर्म होगा उससे भी डिफरेंट एनर्जी जो है आएगी। इसलिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यू बॉन्ड्स अगर फॉरेन बनाए जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है विल बी डिफरेंट। द इंस्टेंटेनियस nature of ionic reaction is due to the fact that these do not involve any breaking of bonds। means कि जो रिएक्शन बहुत फास्ट है, एकदम से संपन्न हो जाती है, एकदम से कंप्लीट हो जाती है, तो उन रिएक्शंस के लिए क्या होता है कि उनमें आयंस पहले ही प्रेजेंट है। शुरू में आपको बताया था कि जो वेरी फास्ट रिएक्शंस है, ऑल आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, क्योंकि वो उनके अंदर सोल्यूशन में पहले ही आयंस है और उन आयंस को तोड़ने के लिए कोई एनर्जी की बॉन्ड्स में है ही नहीं। तो जब आयंस के बीच बॉन्ड नहीं है तो तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो एकदम से जिससे कि वो एकदम संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी कि जब भी हम जो कोई रिएक्शन होती है तो क्या होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे और प्रोडक्ट जो है इंक्रीज होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन हम मान लेते हैं R इज इक्वल टू पी। R यहां पर रिएक्टेंट है और P जो है प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन टाइम, या इसको ऐसे लिख सकते डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब सपोज करो इफ R1 एंड P1 रिप्रेजेंट्स द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट respectively at time T1, and R2 and P2 are their respective concentration at time T2, then change in concentration of reactant and product will be delta R is equal to R0 minus R1 and delta P is equal to P2 minus P1 and time interval is delta T is equal to T2 minus T1 हो जाएगा। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिखा जा सकता है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि डिक्रीज इन, माइनस यहां पर दिखाता है, शो कर रहा है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो प्लस है वही शो कर रहा है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यही रेट ऑफ रिएक्शन है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो है R0 नहीं R2 है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हुए, यहां पर मैं आपको बता दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो नेगेटिव साइन जो होता है वो नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट करता है या हमें बताता है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। जब मैं इसको ऐसे लिखूं, डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 जो कंसंट्रेशन है टाइम T2 पे है और R1 जो कंसंट्रेशन है वो टाइम T1 पे है। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन T1 पे है वो जब ज्यादा है और T2 टाइम पे जाके कंसंट्रेशन जो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या होगा, R2 इज लेस देन R1 हो जाएगा। और R2 जब लेस देन R1 होगा तो क्या होगा, डेल्टा आर जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। और रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखा था माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब इसमें माइनस तो पहले ही है और डेल्टा आर की वैल्यू भी माइनस में आ गई, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जो पॉजिटिव साइन है वो हमें बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, यानी कि टाइम के अनुसार जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। और एग्जांपल लेते हैं हम, ये रिएक्शन है PCl5 टू फॉर्म PCl3 प्लस Cl2। तो जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हुए ऐसे लिखेंगे माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा टी। तो माइनस साइन यहां इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। या इसको हम यहां पर ये निशान लगा दे या इसकी जगह और का निशान लगा दे, आप जो भी चाहे लगा सकते लिख सकते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है तो ये प्लस साइन प्लस PCl3 अपॉन डेल्टा टी या फिर प्लस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। तो ये प्लस साइन जो प्रोडक्ट के हैं जो ये दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, निकल रहा है, तो कंसंट्रेशन जो है इनकी प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो रही है। दूसरी रिएक्शन है इसी तरह से N2 प्लस 3H2 टू फॉर्म 2NH3। यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रेट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ H2 जो है वो 3 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3 है वो 2 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 है। यानी कि जितना N2 टूटेगा उसे 2 गुना जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा। या हम ये कह सकते हैं कि यदि 1 मोल नाइट्रोजन टूट रहा है तो 2 मोल अमोनिया के प्रोड्यूस हो रहे हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि टी टाइम पर 1 मोल नाइट्रोजन है टूट रहा है तो 3 मोल हाइड्रोजन के टूटेंगे। तो इस तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। यहां पर माइनस ये इसलिए कि ये जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। और यहां पर हाइड्रोजन का जो कोफिशिएंट है तो 3 है, इसलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। और नाइट्रोजन का जो कोफिशिएंट 2 है तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन की जो एक यूनिक वैल्यू आ जाए। तो इसमें ये नेक्स्ट जो बना एग्जांपल है रिएक्शन का 2NO2 प्लस F2 टू फॉर्म 2NO2F। तो यहां
NO2 का जो कोफिशिएंट 2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम NO2 के कोफिशिएंट 2 से डिवाइड कर देते हैं। और इसी तरह ये जो प्रोडक्ट बना 2NO2F, तो इस NO2F का कोफिशिएंट 2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हुए हमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मोलर concentration of the reactant which keeps on decreasing with passage of time। यानी कि जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है वो समय के साथ साथ कम होती रहती है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकता। इसलिए हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं। हम जो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं एक टाइम इंटरवल चेंज पर। टाइम इंटरवल के साथ जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उसके अनुसार हम इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि एक पार्टिकुलर टाइम पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और इसी तरह एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर ए डेफिनेट टाइम इंटरवल। यानी कि जो डेफिनेट टाइम इंटरवल है T1 और T2 के बीच में जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है उसके अनुसार हम उसकी एवरेज ले लेते हैं और उस एवरेज को हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो एवरेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं आर एवरेज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। ये इस तरह से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। फॉर ए रिएक्शन एक रिएक्शन ले लेते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी टू फॉर स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। मैथमेटिक्स में हम जो स्मॉल डी है वो इन्फिनिटली स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं और जो डेल्टा है वो फाइनाइट लार्जर डिफरेंसेस के लिए यूज करते हैं। अब इस रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखना है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और पर्टिकुलर टाइम हम नहीं ले सकते, फिर भी उसके अंदर हल्का थोड़ा सा चेंज आएगा, तो उस चेंज को हम यहां पर क्या करते हैं, वी विल बी यूज स्मॉल डी। तो उसके लिए हम स्मॉल डी यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1/a dA अपॉन dt -1/b dB अपॉन dt 1/c
डी सी अपॉन डी टी और 1 बाई डी डी कैपिटल डी अपॉन डी टी। तो इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा। अगर हमने ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इसी रिएक्शन के लिए किस तरह से लिखेंगे? तो एवरेज रेट जो होता है एवरेज बिटवीन द टाइम इंटरवल, तो जो दो टाइम है, जो चेंज इन टाइम है, उस टाइम इंटरवल के बीच में जो एवरेज आई है उस एवरेज को हम ले लेते हैं और उसको हम यहां पर क्या करेंगे? वी विल यूज डेल्टा। इसके लिए हम डेल्टा यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लार्जर चेंज होता है। तो इसी रिएक्शन के लिए एवरेज रेट हो जाएगा -1 बाई ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी -1 बाई बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी और 1 बाई स्मॉल सी डेल्टा कैपिटल सी अपॉन डेल्टा टी और इसी तरह 1 बाई स्मॉल डी डेल्टा कैपिटल डी अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मेजरमेंट रेट ऑफ रिएक्शन में हमने 2 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं। एक पढ़ा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इन दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को हमने मेजर करना है। तो मेजर हम ग्राफ दिया एक, उस ग्राफ की सहायता से मेजर करते हैं। तो पहले इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होता है एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहां पर जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है, एक पार्टिकुलर टाइम लिया 15 मिनट, 15 मिनट पर कंसंट्रेशन देखिए कितनी है, तो टेंजेंट ड्रा किया और टेंजेंट ड्रा करके उसको आपस में मिला दिया। तो उसको हम मिलाने इस तरह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। तो ये आ जाता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन 15 मिनट पर 15 कंसंट्रेशन पाई गई, तो इस तरह से जो कंसंट्रेशन होगी 1 मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगी। इसी तरह एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में जैसे ग्राफ में दिखाया गया कि T1 टाइम पे देखी कंसंट्रेशन कितनी है और T2 टाइम पे देखी कंसंट्रेशन कितनी है, टेंजेंट ड्रा किया और फिर उसको मिलाया। तो इस तरह से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो शुरू में हमने 15 मिनट टाइम लिया तो कंसंट्रेशन जो थी वो 22 थी। जैसे ही टाइम बढ़ा 20 मिनट करेक्ट हुआ तो कंसंट्रेशन जो है वो 22 से 18 पर आ गई, यानी कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज हो गई है। तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं 18 माइनस 22 अपॉन 20 माइनस 15, तो यह आ जाएगा 4/5 और 0.80 मोल पर लीटर पर मिनट। तो एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल इन ए गिवन रिएक्शन H2 plus Cl2 to form 2HCl, rate of dispersion of chlorine is 2.5 into 10 raised to power minus 3 mole per liter per second. Calculate the rate of reaction and rate of formation of HCl. दो चीजें हमने बतानी है, एक रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो उसके लिए जो रिएक्शन दिया हमारे पास, उस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखा। उस रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से लिखा जाता है। इस रिएक्शन के लिए हमने लिखा -d/dt ऑफ H2 -d/dt ऑफ Cl2 1/2 d/dt ऑफ HCl। जो माइनस साइन है वो इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिसअपियरेंस है। इसी तरह तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2 हमारे पास गिवन है। तो ये गिवन जो Cl2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस है -d/dt ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 2.5 into 10 raised to power minus
3। फिर बता दूं कि जहां माइनस साइन है जो वो इंडिकेट कर रहा है डिसअपियरेंस ऑफ Cl2। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, जितना Cl2 डिस्प्लेस हो रही है उतनी रिएक्शन जो है चल रही है उसी तरह से। तो उस रेट ऑफ रिएक्शन हमारा हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब है रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो है d/dt ऑफ HCl। प्लस साइन जो यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि HCl का फॉर्मेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन में दोनों इनको इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेट किया तो यहां से HCl फॉर्मेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से जो वैल्यू हमारे पास आई d/dt ऑफ HCl इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस d/dt ऑफ Cl2। तो इसको इस तरह से वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास जो आंसर है 5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो 2 से मल्टीप्लाई हमने किया है तो ये HCl का कोफिशिएंट 2 है। तो यानी कि जितना HCl फॉर्मेशन होगा वो इस क्लोरीन के डिस्पेरेंस से और हाइड्रोजन के डिस्पेरेंस से 2 गुना होगा। तो इसलिए हम इस कोफिशिएंट जितना है HCl का उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।